मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम से पहले ही सियासी घमासान का शोर साफ तौर पर सुनने को मिल रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर भी बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जीत पर माला पहनाते हैं और हारने के डर से सफेद कपड़े की बात कर रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफ़ेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफ़ेद कपड़ा उन पे पहना देता। अखिलेश यादव जी जब मेरे से करहल में चुनाव लड़े हैं तो मुझे लगता है फिर धांधली से ही वो चुनाव जीते होंगे। 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से वो उन्होंने बनाई। साथ में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की बनाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत से बनाई। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने बनाई। तमिलनाडु में डीएमके आईडीएमके की बनाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में बनाई। जब पक्ष में चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग ठीक होता है, ईवीएम ठीक होती है, मतदाता सूची ठीक होती है। और जब चुनाव पक्ष में नहीं आते हैं या पक्ष न आने की आशंका होती है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके अपने को सेफ करने का प्रयास करते हैं। चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल हो चुकी है। चुनाव आयोग से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हेल्पलेस हो, उसका कुछ कहीं चलते ही नहीं है, कहीं कुछ वो करते नहीं, आंख मूंद लेते हैं सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष का वो तुरंत नोटिस जारी कर देते। तो देश की जनता को धीरे धीरे चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म हो रहा है। और ऐसे में बड़े सवाल, मिल्कीपुर में नाक की लड़ाई, परिणाम से पहले समाजवादी पार्टी बौखलाई। मिल्कीपुर पर आयोग से तकरार, एसपी को दिख रही हार। उपचुनाव में धांधली के आरोप पर क्लेश, इलेक्शन कमीशन पर बोले अखिलेश। अखिलेश का सफेद कपड़ा, क्यों मचा सियासी झगड़ा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सवाल राघवेंद्र सिंह जी, साफ तौर पर अखिलेश यादव को आपने सुना, या तो कह सकते हैं कि संविधान पर एतबार नहीं, इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं, अधिकारियों पर एतबार नहीं, चुनाव हर लड़ना है। 24 में चुनाव उन्होंने लड़ा, अच्छी खासी सीट आई, जिसकी बात आज भी कहते हैं कि आप लोग तो 400 पार का नारा दे रहे थे, देखिए हमने तो रथ रोक दिया आपका। लेकिन आज मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग हुई और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई, सफेद कपड़ा चुनाव आयोग को देना चाह रहे हैं। राहुल जी, अब ये अखिलेश यादव की एक रटी टाइप भाषा है, स्क्रिप्ट तैयार रहती है। कोई चुनाव ये लगता है ये हारने जा रहे हैं तो वही चुनाव आयोग के ऊपर आरोप, ईवीएम के ऊपर आरोप, चुनावी मशीनरी के ऊपर आरोप, प्रशासन के ऊपर आरोप, प्रशासनिक हमले को घेरना, भारतीय जनता पार्टी को घेरना, इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। और मिल्कीपुर की सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रही है। इसका जो रोना है वो ये रोना रो रहे हैं। और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की जो काट की हाड़ी है वो चढ़ चुकी है। अब ये बार बार उसी प्रकार के गाना गाते रहते हैं। बल्कि जो ईवीएम के ऊपर आरोप लगाने रहते हैं, चुनावी मशीनरी पे आरोप लगा रहे हैं। वास्तविकता ये है उत्तर प्रदेश की जनता इनको पहचान चुकी है। अब ये जो काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ रही है, चढ़ चुकी है। बहुत बार माननीय मुलायम सिंह यादव ने इनको एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद जब परफॉर्मेंस पे बात आई, आज तक ये ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। हाँ, ये लोकसभा चुनाव में इनका परफॉर्मेंस नहीं, हमारे जो इतना बड़ा चुनाव था तो उसमें हमारी थोड़ी चूक हो गई थी। तो हमको जो जितनी सीटें हमें चाहिए थी, हम लोगों ने कहा था 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। हम लोग को परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। हम लोग अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हम लोगों ने उस कमियों को दूर कर लिया है। उसके बाद से लेकर आज तक अखिलेश यादव कहीं पर भी हो वहां पर ये फेल होते नजर आ रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ। आजमगढ़ रामपुर का चुनाव हुआ था। हाँ। आजमगढ़ रामपुर में ये हार गए। अभी ये 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में। 9 चुनाव में 7 सीटों में हार गए थे, 2 सीटें जीती थी। जहां पर ये जीत जाते हैं वहां पर चुनावी अमला ठीक काम करता है।
जहां ये हार जाते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव जी, जहां आप जीत गए वहां चुनाव आयोग जिंदा है, या जहां आपको कोई कमी लग गई, जहां मन मुताबिक नहीं हुआ, वहां चुनाव आयोग मर गया? आखिर क्यों? ये क्या सफेद कपड़ा बताना क्या चाहते हैं, दर्शाना क्या चाहते हैं? किसी पर तो एतबार करेंगे। देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि समाजवादी पार्टी के स्टैंड को ईवीएम को लेकर के और चुनाव आयोग को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट हमने शुरू से एक बात कही है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत जाएं, और ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के पटल पे कही, ऑन रिकॉर्ड कही है, तो इस बात को आपको कम से कम सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। हर बात उसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। आज जब हमने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है, उसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास है, इसलिए हम ऐसे नहीं कह रहे। मिल्कीपुर के उपचुनाव में 414 बूथ हैं टोटल। 414 बूथ में कम से कम 200 बूथों की शिकायत हमने लिखित दर्ज कराई है, और इलेक्शन कमीशन ने किसी पे कार्रवाई नहीं की। चुनाव के दौरान किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करी। सीईओ की ऑडियो जिस तरह से वायरल हुई है, और एक जिला पंचायत सदस्य के पति को जिस तरह से पकड़ के बैठाया गया, ग्राम सभा में घुस के मारा गया, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट न डलवा पाए। ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो प्रशासन है उनका चरित्र है। कौन से डीएम की नियुक्ति किया गया कि हम वोट की लूट कर लें? सीईओ की नियुक्ति की गई, मंत्री जी का जानकार है, वो बढ़िया मैनिपुलेट कर देगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अगर पीठासीन अधिकारी को फोन जाता है कि जो आपको टारगेट दिया गया था वो पूरा हो गया कि नहीं फर्जी मतदान का, इससे ज्यादा बेशर्मी, इससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या, इससे ज्यादा मरना किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारे हैं, इनके अंदर ना मानवता है, ना संवेदनशीलता है, ना संविधान को मानने की क्षमता है। ये महाकुंभ में जब मौतों के आंकड़ों को छुपा सकते हैं, मरने के आंकड़े को छुपा सकते हैं, तो ये चुनाव आयोग को मार भी सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को मार दिया है, और उसे कफन की आवश्यकता है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कफन दिया, ताकि भविष्य में ये पता चल जाए कि इस देश के अंदर ना लोकतंत्र बचाने वाला कोई चुनाव आयोग है, ना लोकतंत्र बचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का नंगा नाच पूरे देश ने देखा है, इसीलिए हमने कहा था कि आपका भी कैमरा वहां होगा। पिछले उपचुनाव में एक पुलिस अधिकारी पिस्टल अगर तान दे किसी मतदाता के सामने, लोकतंत्र में इसे घिनौना चरित्र किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का, किसी भी संवैधानिक संस्था का, किसी भी पुलिस अधिकारी का नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें पीठ थपथपा रही है, और चुनाव आयोग आज तक नहीं बता पाया कि उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई। तो आज जिस तरह से डीआईएस से लेकर के, बीएसए से लेकर के, जिला अधिकारी से लेकर के, एसडीएम से लेकर के, प्रधान से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के, बीडीओ से लेकर के, कितने अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज किया कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में वोट डलवाना है, चाहे किसी समाजवादी नेता को मारना पड़ जाए, किसी समाजवादी कार्यकर्ता को जेल में बंद करना पड़ जाए, रेड कार्ड इशू करना पड़ जाए, जो करना हो करो, जितना नंगापन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सारा करवा दिया चुनाव आयोग के माध्यम से। तो ऐसी संस्थाओं पर जो संदिग्धता हो हमेशा बनी रहती है, और इसकी शुरुआत मोदी जी ने की थी, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में कानून बदल दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो न्यूट्रल माना जाता है, वो रहेगा ही नहीं। एक सरकार का आदमी रहेगा और एक कैबिनेट मंत्री रहेगा, एक नेता विपक्ष रहेगा, तो 2-1 का बहुमत वैसे है। तो जो भ्रष्टाचार है, जो लूट की रणनीति है, ये हमेशा ऊपर से लेकर नीचे चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले काम कर लिया था कि हम इलेक्शन कमिश्नर अपने हिसाब से नियुक्त करेंगे, और जो भी कोई शिकायत करेगा कोई सुनेगा नहीं। तो आज जब इलेक्शन कमीशन कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, हमने 414 बूथों में 200 बूथों की शिकायत करी, उनके कार्यालय में जाकर शिकायत करी, राष्ट्रीय महासचिव ने उन्हें मैसेज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लूट का बेइंतहा चलता रहा, लोकतंत्र की हत्या होती रही, लोकतंत्र को नंगा करती रही भारतीय जनता पार्टी। और आज भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये अपना बचाव कर रहे हैं। अरे आपकी आंखों का शर्म अगर नहीं है, आपकी आंखों का शर्म मर चुका है, और आपके साथ साथ आपका इलेक्शन कमीशन भी मर चुका है। ठीक है, काउंटर होगा, राघवेंद्र जी का काउंटर होगा, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा जी, सवाल इस बात को लेकर है, जहां जीतते गए वहां तो सब सही है, जहां कुछ भी आपको मैं कह रहा हूं कि पार्टियों के मुताबिक नहीं लगा या कुछ नहीं हुआ, तो वहां ये स्थिति बन जाती है। ऐसा नहीं है राहुल राजपूत जी, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर डेमोक्रेसी लागू है, और भारत में की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में बेस्ट डेमोक्रेसी मानी। लेकिन 2014 से है जो डिक्टेटरशिप घोषित या तो घोषित डिक्टेटरशिप करके कानून बदल के
जर्मन की तरह और इटली की तरह कर दीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और संवैधानिक संस्थाओं को, तो लोकतांत्रिक क्रियाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि 5 तारीख को दिल्ली में पोलिंग था और जिले इलाही देश के तमाशा राजा 5 तारीख को डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं संगम में, और डुबकी में संगम 5 ही तारीख क्यों चुनी गई? ये संयोग है या प्रयोग है? 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? कुंभ तो 13 तारीख से शुरू हुआ था। अब रहा सवाल चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में हमने कितनी शिकायत दी कि 70 लाख वोट कैसे बढ़ गई, तो चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं दिया। हरियाणा में हमने 21 सीटों पर शिकायत दर्ज करी कि यार 900 वोट थी 1000, तो चुनाव आयोग ने शिकायत नहीं दिया, उल्टा हमें 1600 पन्नों का नोटिस थमा दिया। तो ये कहीं ना कहीं देश को दिख रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं दबाव में, प्रभाव में काम कर रही हैं और देश की सरकार केवल चुनाव जीतने के मोड में रहती है। केवल चुनाव कैसे जीता जाए उसके लिए उन्हें जो भी बल है, साम दाम दंड भेद लगाकर उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको चुनाव। ठीक है, ये तो मिल्कीपुर में देखिए, एक सेकंड में फाइनल कर रहा हूं, मिल्कीपुर में वोटों को पुलिस रोक रही है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। दिल्ली में बहुत सारे हालात में जहां पर कांग्रेस के लोगों की होती वहां पर, या जहां आप पार्टी की थी सरकार, वहां पुलिस को अपने रूप में पुलिस द्वारा प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग करी जा रही थी। तो जब ये सारी चीजें आती है राहुल राजपूत जी, तो लोकतंत्र कलंकित होता है। और जब लोकतंत्र कलंकित होता है तो सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाया जाता है कि वैसे ही सरकार ने 5 गुना तो कर्जा हो गया देश में राजा के आने के बाद। पहले 55 करोड़ था, अब 2,55 करोड़ होगा। बच्चा हमारा 1.5 लाख रुपए पैदा होते ही कर्जदार हो रहा है। अजय जी विषय पर हंगर इंडेक्स में हम लास्ट में बिल्कुल 139 नंबर पे पहुंच गए। तो आर्थिक, सुनिए जी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट से आर्थिक कहां चले गए रिपोर्ट पर? अजय जी एक चीज बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि प्रभाव है बीजेपी वालों का, तो हमें लगता है कि 24 के चुनाव में 400 पार हो जाना चाहिए। अगर प्रभाव है, एक चीज बताइए, अगर प्रभाव है तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी कांग्रेस की बेहतर हुई है, वो बेहतर न होती। अगर प्रभाव है, जो आज समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है पूरे देश में, ये ना कहा जाता। सवाल इस बात को लेकर नहीं, एक चीज हमें बता दीजिए, मैं उसका भी तो जवाब दूं। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से, आप उसका सार्थक जवाब दीजिए, मैं देना चाहता हूं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब उन्हीं के प्रभाव में है तो हो सकता है कि एक तरफा ही जीत हो जाती। क्या करने आज आप बिल्कुल एनडीए गठबंधन, एनडीए की सरकार होती तब तो बीजेपी की सरकार होती। उसी की तो बताने जा रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में देश की सरकार राम मंदिर की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में थी और बाबा पे भरोसा करे बैठी थी, इसलिए यहाँ ईवीएम को आदेशित नहीं किया गया, इसलिए चुनाव आयोग को जागृत नहीं किया गया। उत्तराखंड में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया, मतलब जहां इन्हें यह था कि ओवर, ये भी सिस्टम से काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ों की तरह काम कर दिए जाए। टेलीप्रॉम्प्टर साथ रहता है, पूरा काम करता है, उसमें ये देख लिया जाता है कि कहां कितनी करनी चाहिए। अब जैसे कश्मीर हरा देंगे, झारखंड हरा देंगे, हरियाणा जीत जाएंगे, महाराष्ट्र जीत जाएंगे, उन्हें पता है ना कश्मीर और झारखंड में कुछ नहीं है। ऐसे ही सुनो, दिल्ली भी हरा ही देंगे, मान लेना दिल्ली अपने आप को हार जाएंगे। आप ये नोट कर लेना, परसों हम बैठेंगे काउंटिंग पे, सरकार चेंज है, मतलब बनने जा रही है, इनकी नहीं बन रही है, तो ये जान के हरा देते हैं। इन्हें बड़े स्टेट चाहिए, इनकी क्रोनोलॉजी है, अब वो क्रोनोलॉजी कहां से लिख के आती है ये हमें पता है। राघवेंद्र जी आरोप बड़े हैं, ईडी सीबीआई हमें उठा के हो गया 1 मिनट। राघवेंद्र जी आरोप बड़े हैं। अजय जी अब क्या बताएं, लोगों को लोग बचकानी बातें करते हैं। अजय जी ये बताइए, ऐसा कौन सा चश्मा है जिसमें दिखाई पड़ता हो ये भाजपा का वोटर है, इसको वोट डालने देना है, ये कांग्रेस का वोटर है, इसको वोट नहीं डालने देना है, ये भाजपा का कार्यकर्ता है, इसको जाने देना है, ये सपा का है, इस पर रिवॉल्वर डाल लेनी है। बेवकूफ की बातें, बेसिरपार की बातें, इनकी रटी रटाई भाषा है। वास्तविकता यह है, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इतना पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है और पूरी जनता जान चुकी है ये लोग इस प्रकार से राजनीति करते रहे, परिवारवाद के पोषक तत्व रहे हैं ये। इस प्रकार से समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश 32 लोगों ने पूरा उत्तर प्रदेश घेरे रखा है। मेरे पास तो सूची है, ये देखिए मेरे पास है, इसमें डिप्पल यादव, आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, अरविंद यादव, अभिषेक यादव, अक्षय यादव, सरला यादव, कौर सीमा यादव, इस प्रकार के 32 लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं और ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। दूसरा ये है सामराज जी, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 77 में,
जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, गायकों को, फिल्म स्टारों को, सबको जेल में ठूस दिया था, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। भाई जो लोग, ये चुनाव आयोग है, स्वतंत्र संस्था है, लोकतंत्र लेकिन में इसमें राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी इतने प्रभाव में है तो करहल क्यों छोड़ दिया था पिछले उपचुनाव में? ले लेना चाहिए था। नहीं भाई, देखिए आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकारें हैं। अभी जो उपचुनाव हुआ, सही कह रहे हैं जय जी, तो 2 सीटों में इनको जीता क्यों दिया है? वो बताएंगे कि वहां पर हमारा दल, हमको सीटें छोड़ दी गई। ऐसा कौन सा तरीका है? ईवीएम में भाई बता दीजिए ना भाई। ईवीएम जब चुनाव आयोग इनको बुलाता है कि कैसे हैक होती है, तो इनमें से ना जाए तो जाती है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी जाते हैं, कोई नहीं जाते। चुनाव आयोग जब इनको बुलाता है, भाई देखिए ईवीएम रखी हुई है, इसको हैक करके दिखा दीजिए। पूरा संपूर्ण विपक्ष, देश का एक आदमी भी नहीं जाता है। 10 सेकंड आता हूं सर, कहते ईवीएम हैक हो गई, चुनाव मशीनरी हैक हो गई। भाई देखिए राहुल जी, ये जो है लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक बात है। जिस बात में ये लोग बेसिपाई के आरोप लाइव टीवी देखने का लिंक भेजो। कोई ऐसा रुक जाइए अजय जी, आपका ऑडियो ऑन एयर है। चुनाव आयोग जाइए, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, न्यायालय की व्यवस्था है, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी के मामले में, हाँ इंदिरा गांधी के मामले में कोर्ट गए थे, तो रास्ता तो खुला है सबके लिए। हाँ, जाना चाहिए ना इनको। ये लोग ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी। राघवेंद्र जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनाव आयोग को पिस्टल लिया हुआ अधिकारी नहीं दिखाई दे रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वो वोटर किसी का भी हो, वो वोटर किसी का भी हो, राघवेंद्र जी, वोटर किसी का भी हो, चाहे समाजवादी। एक मिनट राघवेंद्र जी, सुनने तो दीजिए, सुनने तो। उसको रोकने का अधिकार किसी पुलिस अधिकारी कैसे है? और उसकी शिकायत होने के बाद आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीएलओ की नियुक्ति जाति के आधार पर होगी, ये बात किसने कही है? कौन से चुनाव आयोग में लिखा हुआ है? कौन से संविधान में लिखा हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी बताएगी पूरे देश को। पूरा देश देख नहीं रहा है, इनको ये नहीं पता है। इस तकनीकी के जमाने में दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है। आपकी नाकामी, आपकी चोरी, आपका छल, आपका कपट, आपका झूठ, आपका धोखा, आपका विश्वासघात पूरी दुनिया देख रही है। महाकुंभ में इतने सनातनियों की जान निकल जाने के बाद 18 घंटे आपको आंकड़े देने में लग गए, उसकी बात नहीं करेंगे। धर्मेंद्र जी विषय पर ही रहिए। उनका ये भी दूसरी बात, उनका ये भी कहना है कि अगर वाकई अगर प्रभाव में होता चुनाव आयोग तो करहल भी जीत जाते। अरे राहुल जी, पहले बताइए, तथ्य की बात करिए। आप तथ्य की बात करिए। मिल्कीपुर में जो इनका पीठासीन अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से फोन गया कि नहीं गया? उसकी शिकायत हमने करी कि नहीं करी? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझे बता दीजिए। बीएलओ की ड्यूटी अगर जाति देख के लगाई जाएगी, उसकी कार्रवाई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ तक मुझे बता दीजिए। यानी कि अगड़ी जाति मिल्कीपुर विधानसभा में 1000 से ज्यादा फर्जी वोटर अगड़ी जाति का होगा तो उसमें परेशानी है क्या? कैमरे में भी कैद हुआ। मैं कह रहा हूँ अगड़ी जाति का है धर्मेंद्र यादव जी। कार्रवाई क्यों नहीं हुई बताइए। धर्मेंद्र यादव जी, अगड़ी जाति का है तो परेशानी होगी क्या? क्या वहां यादव लगाए जाएंगे या और कोई जाति का लगाया जाएगा तब आप मानेंगे? अगड़ी जाति देख के नौकरी मिलती है क्या? जो कर्मचारी की नियुक्ति होती है, जो अधिकारी की नियुक्ति होती है, जाति देख के होती है क्या? तो वो तो आप ही तो कह रहे हैं कि अगड़ी जाति देख जाति का मतलब ये बता दीजिए। पूरे प्रदेश से एक ही जाति का सीओ ले आ दोगे, एक ही जाति का एसपी ले आ दोगे, एक ही जाति का डीएम ला दोगे, तो हमें आपत्ति नहीं होगी इस बात से? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। फिर क्यों नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए। आपने क्यों स्पष्ट कह दिया कि एक पर्टिकुलर जाति का बीएलओ नहीं बन सकता है? बीएलओ जब पर्ची बांट रहा है तो एक पर्टिकुलर जाति की पर्ची क्यों नहीं बांट रहा है? उसकी ड्यूटी क्या एक जाति को पर्ची देने की है? वो अगर अगली जाति का है तो पिछड़ी जाति पर्ची नहीं देगा, उनका की पर्ची नहीं देगा। देखिए, बीजेपी वालों का यह भी कहना है कि एक बार कन्नौज से डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम तो पर्चा भी दाखिल नहीं करने दिया गया किसी को, निर्विरोध चुनी गई थी वो। किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी ने किया था दाखिल। भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा दाखिल किया था, पूछिए। राघवेंद्र जी बैठे, पूछिए, पर्चा दाखिल किया था। पहुंच ही नहीं पाए थे तो कहां से दाखिल करते? तो उनको कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे पर्चा दाखिल करने के लिए। वही तो भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं थे पहुंचाने के लिए। मतलब उनका प्रत्याशी नहीं पहुंच रहा तो हमारी गलती हो गई। एक व्यक्ति मिल्कीपुर में 6 वोट फर्जी डाल के आया और उसने बताया कि हम 6 वोट फर्जी डाल के आ रहे हैं। उसकी वीडियो भी है, पूरे मीडिया में चल रहा है। हमने शिकायत कर दी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हर बूथ पे अगर आप 60-70 वोट फर्जी डाल दोगे, 400 बूथ में कितना वोट होता है मुझे बताइए?
24,000 वोट तो फर्जी करवा दिए। नाटक नौटंकी बंद करिए। ऐसे ही 10-20 वोट कटवा दिए। नहीं, ऐसे ही धर्मेंद्र जी, कितना हो जाता मुझे बताइए। धर्मेंद्र जी, क्या लड़ाई है? दिल्ली चुनाव से पहले ऐसे ही आया कि लोगों के उंगलियों पर स्याही लगाई जा रही है, जब गए मौके पर तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो अरे राहुल जी, मैं आपको घटना बता रहा हूं ना, जो 6 वोट डाल के आया ऑन कैमरा इस बात को एडमिट किया है कि मैंने 6 वोट डाला, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक? बाहरी जो लोग आए थे वो भी ऑन कैमरा बैठा हुआ है, बोला कि हम तो बाहर के, हमारा वोट नहीं है, हमें आधार कार्ड दिया। कल को अजय जी कहेंगे 12 वोट देंगे तो मुझे बताइए। अजय जी ने कहा कि हमने 12 वोट डाला, तो अजय जी को पहले पकड़ा जाए, उनसे बोला जाए 12 वोट क्यों डाला और कैसे डाला। क्यों ना पकड़ा जाए? देखिए राहुल जी, चुनाव आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका निभाया जा रही है, आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। 18 तारीख को चुनाव आयोग जी कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने अभी 2 साल NHAI के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया है, इधर यूपी में अरुणवीर जी का कार्यकाल बनाया है, क्योंकि उन्हें रिटायर ऑफिसर्स इसलिए चाहिए कि रिटायर जो परमानेंट पद पे IAS होते हैं वो गलत काम करते नहीं है, जो रिटायर होते हैं उनको कोई खतरा होता नहीं है, तो वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। कुछ भी होता रहे देश में वो देख ही नहीं पाते हैं, वो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए गलत है संकेत। देखिए, सत्ता ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, मेरा देश आजाद होके रहेगा और मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। गलतियां हम विपक्ष के लोग बताएंगे। सत्ता जब लोग परमानेंट सत्ता किसी की भी नहीं रही, आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन ये सब चीजें याद करी जाएंगी। राहुल जी, आप आगे एंकर हैं, आपकी अच्छी एंकरी भी याद करी जाएगी, बुरी एंकरी भी याद करी जाएगी। तो इसलिए इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक हितों का, लोकतंत्र की मर्यादाओं का सभी दलों को ध्यान रखना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसमें अंधे हो जाएंगे तो लोकतंत्र कलंकित होता, लोकतंत्र राघवेंद्र जी क्वेश्चन मार्क बात तो सही कही अजय वर्मा जी ने। भले उनकी सरकार ने, उनके सरकार के दौरान आपातकाल लागू हुआ, इस देश ने देखा झेला, तो वो स्थिति थोड़ी बननी चाहिए। भले ये नहीं, एक बात में अजय जी बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए मुझे, अजय जी बोलने तो दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। भले ही धांधली करके जीत जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, वो अब नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम क्या है? नहीं होना चाहिए। मैं वही बातें कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए। राहुल जी, 2014 से 24 आ गया, 25 आ गया, बिना कहीं आपातकाल लगाओ तो समझ में आता है। आप चोरी भी करेंगे और साहे भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। हम चोर है, अब साहे तो साहे कहिए। आपातकाल लगाना है राघवेंद्र जी, तो आपातकाल लगाइए। जी राहुल जी, नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने किया वो किया, अब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हम लोगों की सरकारें, 7-7 बार सरकारें हम लोग जीत के चला चुके हैं। ऐसे राज्य की 7 बार हमारी सरकार बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार है, और ये हमें ज्ञान वो दे रहे हैं जिनके उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें हैं। आज की तारीख में जो अपनी सीटें, जो इनके नेता हार के, वो हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। ईवीएम के ऊपर आरोप वो लगा रहे हैं जिनको विश्वसनीयता ही नहीं रही है, ना इनके नेता की विश्वसनीयता है, ना इनकी नीतियों की विश्वसनीयता है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों का आप वोट लूटते रहो, आप वोट लूटो, अधिकारियों का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके वोट लूटते रहो, लोकतंत्र को बचाते रहो। हम लोग लूटो, वोट लूटो, आप वोट लूटो। हम लोग सिर्फ आरोप लगा, लुटेरों से तो लूटने की उम्मीद करी जा सकती है ना। हम लोग उत्तर प्रदेश में लुटेरों से लूटने की उम्मीद करी जा सकती है, इसके अलावा कोई उम्मीद नहीं कर रहा है देश प्रदेश। आप लूटो, महाकुंभ में 15,000 करोड़ रुपया मिल गया है। सफेद कपड़ा लेकर के आएंगे, चुनाव आयोग को कहेंगे अरे क्या बातें हैं, अरे कोई विषय है तो आप जाइए चुनाव आयोग की शिकायत करिए, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है। अरे आपकी आंख में अगर रोशनी है तो हमने शिकायत करी है, देख लो उसको जाके। अब आपकी आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी तो कैसे देख पाओगे? मुंह के बोलने से काम थोड़ा ना होता है। 200 शिकायतें दर्ज हुई हैं, अब आपकी जानकारी में नहीं है, आप नहीं पढ़ना चाहते, नहीं लिखना चाहते, नहीं देखना चाहते, नहीं सुनना चाहते। अच्छा, एक सवाल है धर्मेंद्र यादव जी, एक सवाल है। मान लीजिए मैं शिकायत करता हूं चुनाव आयोग से, मैं पार्टी हूं, अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो रास्ता क्या है फिर आगे? राहुल जी, CGI को दोबारा चुनाव आयोग के लिए 5 तारीख को खत्म हो गया, हटाया गया, फर्जी वोटिंग हो गई। मैं फर्जी वोटिंग वापस हो जाएगी क्या नहीं हुआ? मैं रास्ता, फर्जी वोटिंग वापस हो जाएगी क्या, मुझे बताइए। मैं रास्ता पूछ रहा हूँ, आप गारंटी लीजिए फर्जी वोटिंग वापस हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ रास्ता, आप रास्ता नहीं बता रहे।
मैं कह रहा हूं आप गारंटी जैसे लीजिए कोई कि जो केस वोट है, डल तो के मैं वापस हो जाएंगे। जिला पहले तो हम वोट रोकने के लिए शिकायत कर रहे थे, तो वोट रोका क्यों नहीं? ये तरीका होता है। अगर चुनाव आयोग में नहीं सुना रोकने की गया, शिकायत कर रहे थे ना, चुनाव आयोग ने नहीं सुना, तो फिर आगे क्या? चुनाव आयोग ने फर्जीवाड़ा क्यों नहीं रोका? नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा चुनाव आयोग? आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है तो उसको सफेद कपड़ा दे दीजिए ना, यही होता बिल्कुल है। मरा हुआ चुनाव आयोग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो टूक में जाहिर तौर पर जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव वोटिंग तो हुई, अब मतगणना परिणाम की बारी, उससे पहले सियासत आई है। चुनाव आयोग मर चुका है, यह कहना है अखिलेश यादव का। चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा वो भेंट करना चाहते, यह कहना है अखिलेश यादव का। आखिर संवैधानिक संस्था पर भरोसा क्यों नहीं ऐसी पार्टियों को? जब जीतते हैं तब जीत कबूल, लेकिन जब कुछ उनके हिसाब से नहीं होता तो फिर वो कहते हैं